Hello students, today we are going to discuss about the topic peptic ulcer. After completion of this presentation, you will be able to answer the following question. What is peptic ulcer, pathophysiology of peptic ulcer and causative agents of peptic ulcer? My presentation is divided into the following headings. First is peptic ulcer, second symptoms, pathophysiology, etiology, complications, diagnosis and treatment of peptic ulcer. First of all, let us discuss about the gastrointestinal tract. गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट जो है एक इरेगुलर ट्यूब होता है, 6 मीटर लॉन्ग होता है और ये माउथ से एनस तक होता है. इसमें जो अपर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल पार्ट बनाता है माउथ, इसोफेगस और स्टोमक, और लोअर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल का पार्ट हो गया ड्यूडेनम, जिंजियम, इलियम, कोलोन, रेक्टम एंड एनस. और एसेसरी ऑर्गन है लीवर, गॉल ब्लैडर और पैनक्रियाज. ये सब डाइजेशन में पार्टिसिपेट करते हैं. देन लेट अस डिस्कस अबाउट पेप्टिक अल्सर. पेप्टिक अल्सर में जो एक होल बन जाता है, ओपन सोर बन जाते हैं, घाव जैसे स्टोमक में या फिर ड्यूडेनम में या फिर इसोफेगस में. दरअसल हमारा जो स्टोमक में जब फूड आता है तो क्या होता है कि HCl का सिक्रीशन होता है. ये HCl बने नहीं रहते. जब फूड आने के बाद H+ और Cl- आयन कंबाइन होकर HCl बनाता है. तो हमारे जो स्टोमक का वॉल है और उस HCl, स्टोमक के वॉल और HCl के बीच जो म्यूकस का थिक लेयर है वो स्टोमक को कवर किए रहता है और HCl से बचा के रखता है. नहीं तो HCl खुद भी स्टोमक को डाइजेस्ट करने लगेगा. तो वो जो म्यूकस का लेयर हट जाता है किसी वजह से, तो HCl जो है स्टोमक के कांटेक्ट में आ जाते हैं और जो है ये होल बन जाता है. सिम्टम्स में है पेप्टिक अल्सर होने पे ये सब सिम्टम्स हो सकते हैं. एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट फील होगा, पेन, नौसिया हो सकता है, स्टोमक पेन हो सकता है, वाटर ब्रश हो सकता है, स्टोमक का जो एसिड है वो माउथ में आ सकता है. हालांकि ये जो सिम्टम्स है ये गैस्ट्रो इसोफेगियल डिजीज़ में भी होते हैं. लॉस ऑफ एपिटाइट होगा, भूख नहीं लगेगी, वेट लॉस हो जाएगा और हीमेटेसिस, वॉमिटिंग ऑफ ब्लड भी हो सकता है. पैथोफिजियोलॉजी है डिफेंस, बाइकार्बोनेट, म्यूकस लेयर, प्रोस्टाग्लैंडिन, म्यूकोशल ब्लड फ्लो और इपिथेलियल रिन्यूअल सेल जो है ये डिफेंसिव फैक्टर है जो कि पेप्टिक अल्सर नहीं होने देते हैं. और एग्रेसिव फैक्टर है हेलिकोबैक्टर पाइलोरी, नेसेड, पेप्सिन्स, बाइल एसिड, स्मोकिंग एंड अल्कोहल. ये एग्रेसिव फैक्टर है जो कि पेप्टिक अल्सर को बढ़ाने का काम करते हैं. इन दोनों में जब इम्बैलेंस हो जाता है, जब एग्रेसिव फैक्टर का पलड़ा भारी हो जाता है तो और डिफेंसिव फैक्टर कमज़ोर पड़ जाते हैं, तो फिर क्या होता है पेप्टिक अल्सर डेवलप हो जाते हैं. पेप्टिक अल्सर होने के मेन काउज हैं हेलिकोबैक्टर पाइलोरी. 90% पेप्टिक अल्सर में जो होता है वो हेलिकोबैक्टर H पाइलोरी की वजह से होता है. सेकेंड काउज है नेसेड ड्रग, जो हम लोग पैरासीटामोल, एस्पिरिन खाते हैं, इथेनॉल, टोबैको, सीवियर साइकोलॉजिक स्ट्रेस जो है इसकी वजह से पेप्टिक अल्सर हो सकता है. स्टेरॉयड पेप्टिक अल्सर काउज करता है. फर्स्ट कॉजेटिव एजेंट है H पाइलोरी. ये एक ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया है और ये जो है पेप्टिक अल्सर का मेन काउज करता है. 90% केस में पेप्टिक अल्सर जो है H पाइलोरी की वजह से होता है. इसका ट्रांसमिशन जो है फीकल ओरल रूट की से होता है. और ये जो होता है स्टोमक में, ये एसिडिक इन्वायरमेंट पे कैसे जिंदा रहता है, इसके पास एक यूरिएज एंजाइम होता है. ये यूरिएज एंजाइम जो है यूरिया को अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट कर देता है. और अपने चारों तरफ ये एक अल्कलाइन इन्वायरमेंट बनाए रहता है जिस वजह से ये स्टोमक में जिंदा रहता है.
करीब जितने भी अगर ड्यूडेनल अल्सर हो गया है, ड्यूडेनम में अल्सर बन गया है तो एच पाइलोरी की वजह से होते हैं। और 2/3 जो गैस्ट्रिक अल्सर है, जो स्टोमक में अल्सर बन जाते हैं, उसका भी कॉजेटिव एजेंट एच पाइलोरी है। और ये गैस्ट्रिक कैंसर काउज करने का भी इसकी वजह से होते हैं। नेसेड्स जो ड्रग है ये क्या करते हैं, नेसेड ड्रग जो हम लोग पैरासीटामोल खाते हैं, तो पैरासीटामोल जो है ये प्रोस्टाग्लैंडिन के सिंथेसिस को इनहिबिट करता है। प्रोस्टाग्लैंडिन जो है हमारा इन्फ्लेमेटरी मेडिएटर है, और ये इन्फ्लेमेटरी मेडिएटर जो है आर्किडोनिक एसिड से बनता है। आर्किडोनिक एसिड में साइक्लोऑक्सीजनेज के प्रेजेंस में आर्किडोनिक एसिड जो है ये प्रोस्टाग्लैंडिन में और थ्रोम्बोक्सान में इसमें कन्वर्ट होते हैं। तो ये प्रोस्टाग्लैंडिन जो है, ये जैसे नेसेड ड्रग है, ये प्रोस्टाग्लैंडिन के सिंथेसिस को इनहिबिट कर देता है। तो जिससे क्या होता है कि हमारा फीवर जो इन्फ्लेमेशन की वजह से हो रहा है वो स्टॉप हो जाता है। पेन, हीट, स्वेलिंग जो हो रहे हैं इन्फ्लेमेशन के प्रोसेस वो स्टॉप हो जाते हैं। लेकिन प्रोस्टाग्लैंडिन जो है इन्फ्लेमेशन के अलावा कुछ हाउसकीपिंग वर्क भी करते हैं। ये स्टोमक में म्यूकस के सिक्रीशन को बढ़ाने का काम करता है। तो प्रोस्टाग्लैंडिन का सिंथेसिस इनहिबिट हो जाता है, जिससे इन्फ्लेमेशन बंद हो जाता है, लेकिन इसके साथ साथ म्यूकस का भी प्रोडक्शन बंद हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि म्यूकस ही स्टोमक के वॉल को कवर करके रख रहा था, जिससे HCl जो है डायरेक्ट कांटेक्ट में आने लगते हैं स्टोमक के। और कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे कि पेशेंट को एच पाइलोरी की वजह से पेप्टिक अल्सर हो रहा है या नेसेड की वजह से अल्सर हो रहा है। तो एच पाइलोरी जो है मेनली अल्सर काउज करता है ड्यूोडेनम में, और ये सुपरफिशियल होता है और इसमें लेस सीवियर जीआई ब्लीडिंग होता है। और अल्सर एसोसिएटेड विद नेसेड से अगर अल्सर है तो मेनली अल्सर जो है स्टोमक में होता है, और ये उसका डीप होता है और जीआई ब्लीडिंग होता है, और कभी कभी एसिम्टोमेटिक भी होता है, कोई सिम्टम डेवलप नहीं होता है। कॉम्प्लिकेशन है कि पेप्टिक अल्सर होने अगर होते रहेगा तो इसके साथ साथ ये भी कॉम्प्लिकेशन इसके साथ आ जाते हैं। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ब्लीडिंग हो सकता है, कैंसर हो सकता है, परफोरेशंस होल हो सकता है वॉल में, पेनिट्रेशन हो सकता है। डायग्नोस कैसे करेंगे पेप्टिक अल्सर को? रेडियोलॉजिकल डायग्नोसिस है जो कि एक्सरे से कर सकते हैं, लेबोरेटरी टेस्ट से कर सकते हैं, और इंडोस्कोपिक डायग्नोसिस कर सकते हैं। और इसका ट्रीटमेंट है एंटीबायोटिक हम लोग देते हैं इरेडिकेशन ऑफ एच पाइलोरी के लिए। अगर एच पाइलोरी प्रेजेंट है तो एमॉक्सिसिलिन, कैलिथ्रोमाइसिन ये सब ड्रग देते हैं। और एंटासिड का हम लोग यूज़ करते हैं। H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट का यूज़ करते हैं जो HCl के फॉर्मेशन को बंद करता है। प्रोटॉन पंप इनहिबिटर ओमिप्राजोल जो है ये भी एसिड के सिक्रीशन को बंद कर देता है। म्यूकोशल प्रोटेक्टिव एजेंट है, बिस्मथ और सुक्राल्फेट है, ये अल्सर जहाँ बन गया उसको हील करने का काम करता है। और म्यूकस और एंटासिड जो एसिड बन जाता है उस पर ये एक्ट करता है। ओके, थैंक यू।